जनरल स्टडी का हमारा अगला पेपर है एमसीक्यूज, जो आपके हमने जीएस के चला रखे हैं। इसमें आपका उत्तराखंड के एग्जामों के से रिलेटेड तो है ही, उत्तराखंड में जो यूके ट्रिपल एस सी है या यूके पीएससी है, उसके अलावा अन्य जगह की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये आपका जो जीएस वाला सेक्शन है वो काफी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत ही सिलेक्टिव और आपके बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं। तो इसमें आज मैंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है क्वेश्चनों का। बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन पढ़ने और आपके जो विकल्प हैं उनमें गैप नहीं है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, क्वेश्चन कई बार हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। अब इसी फॉर्मेट पर होंगे आपके जितने भी पेपर होंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसकी आप पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक है, वहां से प्राप्त कर लें और उसके बाद सॉल्व करके खुद बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है और आपको कितना इससे लाभ मिल रहा है, और आपके कोई सुझाव हैं तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है सामान्य अध्ययन का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक संवत किसके द्वारा आरंभ किया गया था? शक संवत ये कनिष्क ने आरंभ करा था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक, जिसने आपका 72 ईस्वी में अपना राज्यारोहण करवाया, और उसी के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि इसने 72 से 78, एग्जैक्ट आपका वो नहीं है, लेकिन इसकी जो संवत की तिथि है उसके आधार पर कहा जाता है कि इसने 72 ईस्वी में अपना राज्यारोहण करवाया, और उसी के उपलक्ष्य में इसने पहली बार अपना जो संवत है जारी किया, जिसे शक संवत कहा जाता है। वैसे तो भारत सरकार आपका ग्रेगियन कैलेंडर अपनाती है, लेकिन भारत में आपका संवत के रूप में शक संवत को भी स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की है? भारत में जो आपका कॉफी उगाई जाती है, दो तरह की कॉफी मूल रूप से उगाई जाती है, एक अरेबिका किस्म की और एक रोबस्टा किस्म की। जो अरेबिका किस्म है, कर्नाटका में जो आपके कुर्ग के आसपास की पहाड़ियों में जो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है भारत में, वो अरेबिका किस्म की कॉफी है। यही भारत की सर्वाधिक उगाई जाने वाली कॉफी भी है, अरेबिका किस्म की कॉफी। अरेबिका जो कॉफी है जो आपके कर्नाटक, जिसके लिए कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र विशेष तौर पर प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा यही है। दूसरी आपकी रोबस्टा कॉफी है जो आपके भारत में उगाई जाती है। तो दो कॉफियां मूल रूप से उगाई जाती है, अरेबिका और रोबस्टा, उसमें से अरेबिका सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली कॉफी है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार यानी कि जिसमें आपका सरकार संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों में से चुनी जाती है, जैसा भारत है संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुन करके जाएंगे वही आपके सरकार यानी कि मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव जीत करके बनना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम संसदीय सरकार, यानी कि सरकार का अस्तित्व संसद पर टिका होता है, यानी कि सरकार हमेशा संसद के प्रति क्या रहेगी? उत्तरदायी रहेगी। यानी कि सरकार का होना या न होना संसद पर निश्चित करता है, संसद पर उसके बहुमत पर निश्चित करता है। जैसे अमेरिका है, अध्यक्षात्मक सरकार है, वहां राष्ट्रपति के पास सारी कार्यपालिका की शक्तियां आपके वास्तविक रूप में भी हैं। तो राष्ट्रपति को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके जो आपके वहां की संसद है उसमें चुनाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, वहां उसके लोग हैं या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका इंडिविजुअल चुनाव है, वो उसमें जीत के जाता है, इसीलिए उसका समय निश्चित 4 साल के लिए होता है। हमारे यहाँ क्या है? उत्तरदायी सरकार है। उत्तरदायी सरकार में मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। यदि उसको संसद में बहुमत नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उसे उसी दिन इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए इसे उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं, संसदीय प्रणाली वाली, क्योंकि इसमें सरकार पूर्ण रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, खासकर लोकसभा के प्रति। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं वो महासभा द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सबसे बड़ी आपकी असेंबली है, वहां का जो सबसे बड़ी सभा है वो महासभा ही है।
ये आपका डिसाइड करती है। वहां का जो मैनेजमेंट है, जो आपका प्रशासनिक बॉडी है, वो सब आपके महासभा द्वारा तय होती है। सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए है। न्यासधारी परिषद आपके अंतरराष्ट्रीय न्याय वगैरह के लिए, और विश्व बैंक आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए थे, उन देशों के लिए आपका फंड जुटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए जो भी आपके पुरातात्विक अवशेष हैं या जो भी चीजें आज तक हमें मिली हैं, उसके आधार पर यह पाया गया है कि हड़प्पा जाति में अभी तक आपका वर्ण व्यवस्था, जाति आधारित व्यवस्था, दास प्रथा, इनका कोई हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। उचित समतावादी मतलब लोग सामान्य प्रकार के थे और समाज में समानता थी, उसमें किसी भी तरह का धार्मिक या जातिगत भेदभाव नहीं था। अब प्रशासनिक आधार पर वहां पर कुछ ऐसे भवन जरूर मिले हैं जो कुछ ऊंचे कद के हैं, कुछ थोड़ा नॉर्मल कद के हैं, कुछ निचले कद के हैं। तो कुल मिलाकर के वो शायद पद क्रम के आधार पर रहा होगा प्रशासनिक, अन्य कोई क्लू इनके बारे में नहीं मिला है। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसमें उचित समतावादी होगी क्योंकि समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था थी। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? गर्म दलीय आंदोलन मतलब जो अंग्रेजों से मांग और जो याचना की राजनीति थी, यानी कि अंग्रेजों से संवैधानिक तरीकों से अपनी बातें मनवाने की राजनीति थी, उससे बहुत ज्यादा भारत को लाभ मिला नहीं था। इसी से आपका रुष्ट होकर के बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, लाल पाल बाल को भारत में, खासकर बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गर्म दलीय राजनीति के रूप में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के लिए उन्होंने, जैसे महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव चतुर्थी का उत्सव मनाना या गणेश महोत्सव जिसे बोलते हैं, शिवाजी महोत्सव बनाना शुरू करा और युवाओं को अंग्रेजों के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया। तो गर्म दलीय आंदोलन का जो जनक माना जाता है भारत में, वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले अधिकतर ऋण होते हैं। विश्व बैंक जो ऋण देता है ना, वो अधिकतर 15 से 20 साल के होते हैं और उसको कहा जाता है मध्य अवधि और दीर्घ अवधि। मध्य अवधि और दीर्घ अवधि मतलब मिड टर्म और आपका लॉन्ग टर्म ऋण होते हैं, जिनकी अवधि सामान्यतः 20 वर्ष होती है। इसमें ब्याज तो नहीं पड़ता है, नॉमिनल जो चार्जेज होते हैं शायद 0.5% जो आपका इसका चार्ज है वही कटता है, क्योंकि विश्व बैंक का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को दूर करना है और एक जो मानव जाति है उसे आर्थिक रूप से इतना सबल बनाना है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशांति फैलाने वाले जो कारक हैं उनको समाप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों का प्रमुख क्या कहलाता था? विजयनगर साम्राज्य में आपका स्थानीय स्वशासन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विजयनगर में भी चोलों की तरह ही, तो विजयनगर में जो प्रांत था, इसमें जो नायगर प्रथा है जिसका अध्यक्ष नायक होता है, नायगर और आयगर प्रथा विजयनगर साम्राज्य की क्या रही है? विशेषता। विजयनगर की विशेषता रही है नायगर और आयगर, ये विशेष अधिकारी थे वहां पर जो प्रांतों का प्रशासन संभालते थे। तो इन्हीं से विजयनगर को मजबूती प्रदान होती थी, तो इसीलिए इसे विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण देन माना गया है। राजा बहुत सारी शक्तियां इसको हस्तांतरित करे रहता था, जिसके बूते पर ये अपने कार्यों का निर्वहन करते थे। 23 अगस्त को जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है, उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा? अभी हाल ही में इसरो में जाकर के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है कि जिस स्थान पर हमारे चंद्रयान का लैंडर लैंड करा चंद्रमा की सतह पर, उस स्थान को नाम दिया जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। इस स्थान का नाम होगा अब शिव शक्ति पॉइंट। दक्षिणी ध्रुव में जिस स्थान पर लैंडिंग करी किसने? लैंडर ने, चंद्रयान का जो लैंडर है। अब उसका रोवर घूमने लग गया है और वो चंद्रमा की सतह पर चल करके बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन वहां पर कर रहा है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिदिन किस तारीख को मनाया जाएगा? जिस दिन चंद्रयान ने, आपके लैंडर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी, उसी दिन को
उसी दिन को आपके चंद्रयान के सफलता के कारण भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष, अंतरराष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा करी। किस तारीख को उतरा था? 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? सिग्नल कन्वर्जन मतलब, क्योंकि जो कंप्यूटर को सिग्नल समझ में आते हैं वो आपके डिजिटल होते हैं, और जो आपके तार में लाइन में जो सिग्नल चलते हैं वो आपके एनालॉग होते हैं। तो एनालॉग को आपका मॉड्यूलेटर डिजिटल में बदलता है, डीमॉड्यूलेटर आपका डिजिटल को एनालॉग में बदल देता है। तो इस तरीके से जो सिग्नल कन्वर्जन है, यानी कि सिग्नल को एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदलने वाला जो उपकरण है उसे मोडेम कहा जाता है, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर। तो इसका क्या होगा? मॉड्यूलेटर, जो मॉड्यूल क्या कर दे? चेंज कर दे। अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? इंकजेट, जो आपका इंकजेट आपका प्रिंटर है, उसमें आपका जो स्याही की बोतल होती है रंगीन वाला, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट है प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर में जो रंगीन स्याही वाला बोतल होती है उसमें बेसिक कलर 3 ही होते हैं, लाल, नीला और पीला। ये 3 कलर होते हैं बेसिक। इन तीनों के ही आपके कॉम्बिनेशन से आपके विभिन्न तरह के रंग तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर में बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। यदि हम किसी फाइल को सेव कर दें तो कंप्यूटर में डाटा कहां पर आपका सुरक्षित हो जाता है? तो वो रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। किसमें रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में। प्राथमिक मेमोरी तो आपके कार्य संचालन की मेमोरी होती है, लाइट जाते ही वो आपका सारा स्विच ऑफ करते ही खत्म हो जाती है। जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें चीजों को हम सेव कर सकते हैं, यानी कि वहां सेव कर लिया है तो स्विच ऑन ऑफ होने पर भी वो चीजें वहां पर सेफ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष तौर पर जो आपके बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास डेटा बहुत बड़ा होता है, बैंक आदि हैं, तो वो आपके स्टैटिस्टिकल जो आपके डेटा होते हैं यानी कि सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग विशेष तौर पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में कर वसूल करने वाला अधिकारी था। शिवाजी के शासनकाल, जो मराठा साम्राज्य है उसमें जो सरदेशमुखी और चौथ, शिवाजी के कार्यकाल में 2 तरह के कर विशेष तौर पर लिए जाते थे। एक तो सरदेशमुखी था, सरदेशमुखी, और एक था चौथ। जिस आपके जनता पर शिवाजी का आपका क्षेत्र राज्य था वो तो चौथ देती थी, अपनी जो इनकम है उसका चौथा हिस्सा, और जो आपका सरदेशमुखी है वो आपके जिस राज्य को अधीन कर लेते थे शिवाजी तो उसकी सुरक्षा के बदले उनसे जो टैक्स लेते थे, ये वहां के मूल टैक्स थे। इनको वसूल करने वाला जो उनका कर्मचारी होता था उसे पटेल या पाटिल कहा जाता था, पाटिल या पटेल कहा जाता था। अगला लिखो, अगला देखो, किसी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। प्राकृतिक वनस्पति, देखो वनस्पति में आपके साल भर पत्ते रहेंगे या नहीं रहेंगे, पतझड़ होगा या नहीं होगा, कांटेदार वनस्पतियां होंगी, पत्तियों के आकार है, पत्तियों का प्रकार है, वृक्षों की लंबाई है, कोई भी प्राकृतिक वनस्पति है उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है उस क्षेत्र की जलवायु का प्रभाव रहता है। जहां की जलवायु वर्ष भर आर्द्र होगी वहां वर्षावन होंगे, जहां की जलवायु 6 महीने आर्द्र रहती है, 6 महीने शुष्क रहती है, वहां आपका पतझड़ वन होंगे। जहां पर जो आपका उष्ण मौसम रहता है और रुक्ष भी रहता है, मतलब सूखा रहता है, तो ऐसी जगहों पर आपकी जो वनस्पतियां होंगी वो आपकी कंटीली झाड़ी वाली वनस्पतियां होंगी। तो जलवायु ही तय करती है किसी भी वनस्पति का आकार।
जो कोपेन का आपका जलवायु का नियम है, जलवायु प्रदेश बांटे हैं, तो उसका आधार भी वनस्पति है। मतलब जलवायु से वनस्पति तय होती है, वनस्पति से पता चल जाते हैं कि इस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। तो वनस्पतियों का अध्ययन करके ही कोपेन ने सबसे पहले जलवायु का जो वितरण है पूरी दुनिया में किस आधार पर होगा वो बताया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? न्यूमूर द्वीप आपका गंगा नदी द्वारा बंगाल की खाड़ी में बनाए जा रहे डेल्टाई मतलब आपका द्वीपीय क्षेत्र है, जो बहुत बड़े आपके द्वीप निर्मित हो रहे हैं। न्यूमूर नया द्वीप भी है जो गंगा नदी अभी निर्मित कर रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो न्यूमूर द्वीप है ये आपका भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, तो इसको लेकर के इन दोनों देशों के बीच ही विवाद बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य ताजे पानी की मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ताजे पानी मतलब मछली पालन के द्वारा, समुद्र की मछली नहीं बल्कि झीलों में, तालाबों में, इनमें जो मछली उत्पादन होता है उन्हें ताजे पानी की मछली बोलते हैं, नदियों में। तो ये आपका जो मछलियां हैं इसके उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है, ताजे पानी की मछलियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर आपका कृत्रिम तरीके से भी तैयार किया जाता है और प्राकृतिक तरीके से भी। जो प्राकृतिक रबर है, लेटेक्स जिसे बोलते हैं, आपका पेड़ों से प्राप्त होने वाली आपकी गोंद है, जिससे आपका यानी कि दूधिया पदार्थ है, जिससे आपका पका करके उसमें विभिन्न तरह के सल्फर, कार्बन आदि मिला करके उसे तन्नी भी बनाया जाता है और कठोर भी बनाया जाता है। तो वो आपका आइसोप्रोपेन है। प्राकृतिक रबर कौन सा है? आइसोप्रोपेन। बाकी ये सारे क्या हैं? कृत्रिम रबर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग, जिसे एस्ट्रोजन, मतलब स्त्रीलिंग हार्मोन का कहने का मतलब यह है कि स्त्री होने की दशा और उसके जो भी आपके स्त्रीत्व के गुण होते हैं वो सब इसी हार्मोन के कारण डेवलप होते हैं। अन्य सारे हार्मोन इसके क्या है? सहायक हैं, जो महिला हार्मोन होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी से संबंधित हो, गर्भाशय से संबंधित हो, दुग्ध कोशिकाओं से संबंधित हो, उनका लीडर हार्मोन एस्ट्रोजन ही है और बाकी सारे के सारे हार्मोन इसके सहायक होते हैं, जिनकी भी हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? पहला क्या है? 10। पहला निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? अगला पद 10 है, फिर अगला क्या है? 100 है, 200 है, 310 है। तो कितने का अंतर नजर आया? 90 का। फिर कितने का अंतर है? 100 का। फिर कितने का अंतर है? 110 का। यानी कि 10-10 में संख्या बढ़ रही है, तो ये 120 का अंतर होना चाहिए। 310 और 120 हो गए 430। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रश्न आकृतियों का आगे जो उत्तर आकृति है, उत्तर क्या होगा? ये 4 प्रश्न आकृतियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एक ही आकृति है, लेकिन इनके एंगल और जो आपके इनके दोनों ओर दिए हुए आपके बिंदु हैं वो बदल जा रहे हैं। तो पहली आकृति में ये यहां पर है, दूसरी आकृति में ये यहां से 45 डिग्री घुमा है, तीसरी आकृति में ये यहां से 45 क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां पहुंच गया है। चौथी आकृति में ये 45 घूम करके यहां से यहां पहुंच गया है, तो पांचवी में 45 घूम के यहां पहुंचेगा। तो इसमें जो आपका आकृति बनेगी उसमें ये होगा, यहां पहुंच जाएगा क्लॉकवाइज घूम करके। तो इनमें से 2 ही आकृतियां हो सकती हैं, ये तो होंगी नहीं, या तो ये होगी या ये होगी। अब इन दोनों में बिंदु से डिसाइड कर लेते हैं। ये यहां पर था, देखो यहां पर था, यहां पर आया, यहां पर से यहां पर आ गया, यहां पर से यहां पर आ गया, तो अब यहां पर जाएगा। यानी कि ये जो काला वाला बिंदु है, ये आपका काला वाला जो बिंदु है ये आपका होना चाहिए यहां पर, और ब्लैंक वाला होना चाहिए यहां पर। तो ये आपको किस आकृति में दिखाई दे रहा है? सी आकृति में। तो ये इसकी सही आकृति हो जाएगी, उससे तीसरे वाले में जाने की जरूरत ही नहीं है, 2 से ही डिसाइड
हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ये है ए, ये है बी, पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, बी मां है सी की मां है, बी सी की मां है, यानी कि ए और सी क्या है, भाई बहन है, जो भी है। डी और बी सी की मां है, डी सी का भाई है, इसका एक भाई भी है, डी भाई है इसका सी का, यानी कि ए सी और डी भाई बहन है। तो तब बता रहा है डी का ए से क्या संबंध है। जब ये इन दोनों की मां है, ऐसे मां होगा, जब ए और सी की मां एक ही है और डी और सी आपस में भाई बहन है, तो ये तीनों भाई बहन हो गए, क्योंकि डी का हमें लिंग पता है, ये भाई है सी का, और डी ए का क्या होगा कह रहा है, तो ए का भी क्या होगा, डी भाई ही होगा। ए का पूछा है, जिसका पूछता है संबंध उसी का उत्तर देते हैं। अगला कुछ आपके आकृति दी है, यहां पर आपका बीच में क्या होगा ये पूछा है। तो आप देखिए, इसमें देखो इस आकृति को ये लिखा है, तो यहां पर जो है इसको क्या, तो उल्टे से आओ, ई की जगह ही है, लास्ट वाला लास्ट में ही है, उसके बाद टी, यहां पर जो टी था वो पहले में आ गया, तो एफ कहां आ जाएगा, दूसरे नंबर वाला पहले में। उसके बाद क्या है, यहां तीसरे नंबर वाला तीसरे में ही रहा, यहां भी तीसरे नंबर वाला तीसरे में ही रहा। चौथे नंबर वाला जो था यहां पर, चौथे नंबर वाला यहां पर जो आपका चौथा नंबर यही है, वो कहां पर चला गया है आपका, यहां पर। तो पहले वाला चला गया तीसरे में, पहले वाला कहां चला गया, तीसरे में। तो ये बन गया है फेस, कहां है फेस, ये वाला। तो ये सही होगा। ये 25 क्वेश्चन है, तो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और क्वेश्चनों की फॉर्मेटिंग इस बार आपको कितनी बेहतर लगी इसके विषय में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे फोटोसिंथेसिस शब्द से प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो स्पेलिंग दी हुई है, इस स्पेलिंग में जो अल्फाबेट है, इस स्पेलिंग में जो अल्फाबेट है उनका प्रयोग करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। THOSE, टी है, HOS है, O है, E है, तो ये तो बनेगा। SCENT, SB है, EB है, NB है, TB है, तो ये भी बन जाएगा। PRONE, P तो है, R देखो है ही नहीं इस स्पेलिंग में, R नहीं है, तो यही विकल्प सही हो गया, क्योंकि ये नहीं बनेगा। बाकी C देखो, C है, O है, डबल O है, T है, डबल T है, N है, इसके भी हैं, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो ये नहीं बनेगा, और इसे बनेगा करके भी आता है, कई बार नहीं बनेगा करके भी आता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और PDF इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर लें।